हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। ज़रा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ करवाने लगा हूँ मैं आज। जो भी ये लोग ये वीडियो देखें, इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट काइंडली फोकस फुली अपॉन दिस। जिन लोगों का एग्ज़ाम है, बेसिकली ये एक पास्ट एग्जामिनर की रिपोर्ट है अपॉन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी F1 FPT के एग्ज़ाम पे सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए फॉर FBT, उसके ऊपर एग्जामिनर ने एक रिपोर्ट बनाई। और जैसे कि आपको पता होगा, जब भी एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आता है तो उसके अंदर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो थे उनको सामने लेकर आता है और उनको एक्सप्लेन करता है। आज हम जरा देखेंगे द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि इस रिपोर्ट के अंदर हैं, क्या हम लोगों ने वो कवर अप किए और कहाँ से एक बुक के अंदर कहाँ पे वो लिखे हुए हैं, नोट्स के अंदर जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं, जितने भी नोट्स उनके अंदर वो चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे इसको अगर पढ़ें तो ये कहता है that in a national economy an increase in expenditure will lead to a much larger final increase in national income। भाई उसने नीचे क्वेश्चन पूछे which of the following defines this outcome। क्या ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी गई है ये मल्टीप्लायर से लिंक्ड है या एग्रीगेट डिमांड से लिंक्ड है, इन्फ्लेशन से लिंक्ड है या फिर एक्सेलरेटर से लिंक्ड है। अब अगर आप लोगों को याद हो या फिर वो लोग जिन्होंने मेरे से लेक्चर्स लिए तो बुक के ऊपर एक पेज नंबर 180 में और चैप्टर नंबर इसका है एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमिक फैक्टर्स वाला। चैप्टर नंबर ये बनता है आपका 6, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड साइड और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दिस दिस मल्टीप्लायर। बेसिकली मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि फॉर एग्जांपल आज हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, अगर गवर्नमेंट है, इस एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने लगूं। बेसिकली व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, अगर हमें याद हो तो हम लोग कहते थे फॉर एग्जांपल आज अगर $1000 की इन्वेस्टमेंट करके मैं एक बिजनेस शुरू करने लगा हूं, दिस वुड मीन कि आई वुड हैव टू स्टार्ट अ फैक्ट्री सम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, एक फैक्ट्री शुरू करूंगा, फैक्ट्री के अंदर लोगों को मैं एम्प्लॉय करूंगा। अब उन लोगों को मैं क्या दूंगा, आई विल गिव देम सम काइंड ऑफ सैलरी। ठीक है, उनको सैलरी दी जाएगी। दिस सैलरी दैट आई हैव गिवन टू दीज एम्प्लॉयज दे आर गोइंग टू स्पेंड इट ऑन इन अ नंबर ऑफ वेज। वो लोग जाके अपने ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीदेंगे, थिंग्स दे हैव टू ईट, थिंग्स दे हैव टू बाय, थिंग्स दे हैव टू वेयर लाइक क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स और लग्जरी आइटम्स, एनीथिंग दैट दे बाय। जितने ज्यादा उनके पास पैसे आएंगे, द मोर द सैलरी दीज एम्प्लॉयज हैव, इतनी ज्यादा इनकी स्पेंडिंग होगी। एंड द मोर दे स्पेंड, जिन लोगों से ये लोग चीजें खरीद रहे हैं, द शॉप ओनर्स एंड जिनका बिजनेस है आगे फर्दर क्लोथ्स एंड लग्जरी आइटम्स का, खाने पीने का, होटल्स का, वहां पे जितना ये लोग स्पेंड अप करेंगे दे विल गेट इवन मोर इनकम। तो ये इनकम आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से ट्रिकल डाउन हो रही है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज फर्दर स्पेंड कर रहे हैं। जो शॉप ओनर्स है फिर वो अपने ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें खरीदेंगे और इस तरह से, अब इस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है लोगों का। लोग अपने आप को संभाल पा रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग मनी। अब इसी चीज़ को अगर मैं $1000 की जगह $100 से बिजनेस शुरू करता, दिस वुड हैव मेंट कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी कम दूंगा। अगर यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को $500 पर एम्प्लॉय में सैलरी दे रहा था, तो यहाँ पे हो सकता है मैं $100 की सैलरी दे रहा हूँ किसी को। अब ये एम्प्लॉय स्पेंडिंग भी क्या करेगा, ही विल स्पेंड लो इनकम, लो लग्जरी पे जाएगा, लो क्लोथ्स खरीदेगा, कम चीजें खरीदेगा ये, जिसकी वजह से जो बिजनेस ओनर्स हैं, फर्दर शॉप ओनर्स एंड जिनके होटल्स हैं, उनके पास भी इनकम क्या हो जाएगी, दे विल ऑल्सो गेट लिमिटेड इनकम। उस लिमिटेड इनकम की वजह से वो लोग भी आगे स्पेंडिंग उनकी क्या हो जाएगी, द स्पेंडिंग ऑफ द पीपल जो कि फाइनल में फॉल करते थे, जिनसे ये एम्प्लॉयज खरीद रहे थे, इट विल ऑल्सो रिड्यूस। और इस रिडक्शन की वजह क्या बनी, माय लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट ये चीज बताया करता था कि जितनी आपकी ज्यादा इनिशियल इंक्रीज होता है, इनिशियल एक्सपेंस यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी आपकी ज्यादा होती है, वो ट्रिकल डाउन होती है टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द पीपल जो सप्लाई चेन में फॉल कर रहे हैं, जो उस पूरी चेन में फॉल करते हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, एम्प्लॉय ने जाके दुकान से चीजें खरीदनी है,
और ये सारी चीजें हम लोग जो पूरे अपने लेक्चर के अंदर पढ़ते थे। अब इस तरह से जो प्रोसेस ट्रिकल डाउन हो रहा है, जितनी ज्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतने ज्यादा फर्दर लोग जो हैं वो भी इंजॉय करेंगे इस चीज को। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता था मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, और यही चीज हमारे जो बुक है उसके अंदर भी यहाँ पे यही चीज सारी की सारी लिखी हुई है। तो दिस इज नॉट एग्रीगेट डिमांड, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि योर प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर इंक्रीजिंग, ये यहां से नहीं रिलेट करता। इनिशियल एक्सपेंस की वजह से आपका आगे मच लार्जर फाइनल इंक्रीज होना नेशनल इनकम के अंदर, दिस कॉन्सेप्ट वाज नोन एज द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ जरा मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है बहुत ही आसान किस्म का एमसीक्यूज था जो कि एग्जामिनर ने दिया था इन दीज टू, जो हमारा सितंबर 2022 तक हम लोग जो इस रिपोर्ट को सॉल्व करें, सॉरी अगस्त 2022 तक। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जब ये एमसीक्यूज आया था तो काफी लोगों ने एक बड़ी मिस्टेक कर दी थी, दैट दे डायरेक्टली वेंट फॉर आंसर नंबर ए, कि भाई द वैल्यूज नॉर्म्स प्रैक्टिसेस दैट शेप सोसाइटी। अब ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से थोड़ा बहुत लिंक करता है, लेकिन अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 कैप्लन, इसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, डिफरेंट राइटर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस थी। ठीक है कुछ की डेफिनेशंस काफी ज्यादा लेंथी डेफिनेशंस है, कुछ की डेफिनेशंस काफी ज्यादा ट्रिकल डाउन डेफिनेशंस है, कम छोटी डेफिनेशंस है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि भाई जब भी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में तो उसके लिए हमारा आंसर क्या होता है, द वे वी डू थिंग्स अराउंड हेयर, द एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग एंड डूइंग बिजनेस, वो कल्चर कहलाता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए तो फॉल नहीं करता बिल्कुल भी। ऑप्शन बी में वो कहते हैं द सिस्टम बाय विच एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, ये आपके इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जिनके थ्रू आप कंट्रोल कर रहे होते हो कि आपने क्या चीज क्या काम किस तरीके से करना है। दीज आर द इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है। इसके बाद अगला मतलब ऑप्शन बी भी ना हुआ। ऑप्शन सी के बारे में कहते हैं सोशल रिलेशनशिप्स एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। दीज आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ते थे ऑर्गेनाइजेशन के, जो हम लोगों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वहां पे हम लोगों ने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी आता है द एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग एंड वर्किंग, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और यही हमारी डेफिनेशन बनती है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। अब वैल्यूज नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप सोसाइटी, इसके बारे में अगर बात करें, ये किसी एक राइटर ने बोला था, ये सारे राइटर ये बात नहीं बोलते थे। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जो डेफिनेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे, दैट वाज द ऑप्शन नंबर 4, द एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है। अगर इससे हम लोग आगे मूव करें, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने पूछा है, और इसके लिए दोबारा मैं आपको लेके जाऊंगा हमारे नोट्स की तरफ। इफ यू गाइस रिमेंबर क्लियरली, तो मैं जो मेरे से पढ़ते हैं जो स्टूडेंट्स, दोस्त हु स्टडी फ्रॉम मी, आई ऑलवेज गिव देम नोट्स। चैप्टर 17 के मैंने बने बनाए नोट्स दिए, और नोट्स के बारे में मैंने खास बात बोली है कि दैट दीज नोट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द एमसीक्यूज। बुक के अंदर काफी चीजें अननेसेसरी हो जाती हैं जो कि पेपर में ना कभी पूछी गई और ना कभी पूछी जाएंगी। उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपने नोट्स। अगर मैं अब आपको चैप्टर 17 के नोट्स दिखाऊं, तो पूरे चैप्टर 17 को इस तरह से 5-6 पेजेस के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिया गया है ताकि इट इज़ ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स चीज़ें याद रखने में। अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो बुक के अंदर अगर आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, और इतनी डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पढ़ भी लेंगे तो इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। यस अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है, तो वो मैं दे देता हूँ विद इन द लेक्चर्स काफी डिटेल में एक्सप्लेन करके, लेकिन नोट्स वो हमेशा छोटे से होते हैं। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा, डेनिस में बी गिल्टी of which, अच्छा, Dennis is employed as the accounts manager in a company that is trading in a legitimate activity। ठीक है। The company was established to receive funds that were acquired from illegal sources। अच्छा, कंपनी को जब बनाया गया था तो उस वक्त इलीगल फंड्स के थ्रू उस कंपनी को बनाया गया था। मतलब स्टेप नंबर 1 क्या होता था, यू हैव ऑक्युपाइड इलीगल सोर्स ऑफ मनी, आपके पास इलीगल मनी आ गया। नाउ व्हेन यू इन्वेस्ट दैट मनी, जब सबसे पहली दफा आप उसको इन्वेस्ट करते हो, दैट इज स्टेप 1, और उसको बोला जाता था प्लेसमेंट। यानी कि उस वक्त जब कंपनी को बनाया गया तब किया गया प्लेसमेंट, और ये बात डेनिस को पता है।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 3 स्टेप्स कौन से होते हैं हमारे नोट्स में। स्टेप नंबर 1 होता है प्लेसमेंट। इलीगल कैश इज इन्वेस्टेड इनटू अ लेजिटिमेट बिजनेस लाइक स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी फर्स्ट स्टेप जब आप मूव करते हो, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हो अपने इलीगल कैश की, उसको बोला जाता है प्लेसमेंट। लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है, अब एग्जामिनर ने कंफ्यूज किस तरह किया। एग्जामिनर ने एक चीज ऊपर प्लेसमेंट की दे दी, नीचे उसने क्या क्वेश्चन पूछा, डेनिस मे बी गिल्टी ऑफ विच टू मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। डेनिस इस चीज में कब गिल्टी है? देखो, डेनिस इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली। डेनिस वो बंदा नहीं था जिसने ये प्लेसमेंट की, तो इस चीज का गिल्टी वो नहीं है। लेकिन डेनिस को तो पता है, डेनिस को तो इस बारे में पता है ना कि भाई वो कंपनी जो बनाई गई इलीगल फंड्स के थ्रू बनाई गई। तो हम लोग अपने पास पढ़ा करते थे कि दो किस्म की ऑफेंसेस होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इटसेल्फ इज एन ऑफेंस, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा सब कुछ नीचे पढ़ा। लेकिन इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्रॉड वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑफेंसेस की अगर बात करें तो वो सिर्फ दो किस्म की होती हैं। द नंबर 1 ऑफेंस इज फेलियर टू रिपोर्ट, के आपको पता है कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कोई प्लेसमेंट हुई है, कोई लेयरिंग हुई है, जो हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। 3 स्टेप्स पढ़ते हैं, प्लेसमेंट हो रही है, लेयरिंग हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है, कोई एक स्टेप चल रहा है और आप बताते नहीं हो किसी को। या तो फिर आप इन्वॉल्व हो किसी तरीके से और आप बता नहीं रहे। एक, दिस इज द नंबर 1 ऑफेंस। लेकिन टिपिंग ऑफ वाज द सेकंड ऑफेंस, कि आपको पता है कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है एंड यू आर नॉट टेलिंग द अथॉरिटीज। मतलब दो किस्म के ऑफेंसेस हो गए। अब यहां पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा, डेनिस में बी गिल्टी ऑफ विच टू मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। ए में कहता है असिस्टिंग अनदर रिटेन अनदर असिस्टिंग अनदर टू रिटेन द बेनिफिट ऑफ द क्राइम। कि भाई किसी बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग कर लिया, आप उसको असिस्ट कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे, उसकी चीजें छुपा रहे हो और ठीक तरीके से किसी को अथॉरिटी को बता नहीं रहे कि ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। डेनिस ये काम कर रहे हैं। डेनिस इज एम्प्लॉयड एज द अकाउंट्स मैनेजर। एक अकाउंट्स मैनेजर को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा ये बात? अब डेनिस असिस्ट ही कर रहे हैं ना एज एन अकाउंट्स मैनेजर, वहां पे एम्प्लॉय है, उस कंपनी को असिस्ट कर रहे हैं कि वो ग्रो करे, अपने प्रॉफिट्स बनाए। एंड यू आर असिस्टिंग दैट पर्सन जिसकी वो कंपनी है कि वो प्रॉफिट्स बनाए, वो लेजिटिमेट फंड्स को इलीगल फंड्स में बदले, एंड यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन। तो आप किस चीज के ऑफेंस में हो? यू आर डूइंग अ फेलियर टू रिपोर्ट, बिकॉज आपको पता है समवन इज इन्वॉल्व और आप उसके साथ काम भी कर रहे हो और किसी को बता भी नहीं रहे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास एक ऑफेंस ये वाली हो गई। दूसरी ऑफेंस क्या है? एक्विजिशन, पोजेशन और यूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स। आपके पास तो नहीं थे ना, दूसरी ऑफेंस ये वाली तो नहीं बनती, बिकॉज डेनिस वाज नॉट द पर्सन जिसने फंड्स को, इलीगल फंड्स को एक्वायर किया, किसी और ने किया था। डेनिस वो बंदा नहीं है जिसके पास पोजेशन में इलीगल फंड्स हैं, वो कोई और बंदा था। और यूज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स, आपने नहीं, डेनिस ने ये चीज नहीं एक्वायर की। डेनिस इस चीज में नहीं इन्वॉल्व, डेनिस को बस बात पता है, वो किसी को बता नहीं रहा। अच्छा, ऑप्शन सी, कंसीलिंग और ट्रांसफरिंग प्रोसीड्स टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन। कि आप क्या करते हो, अपने पास आपने कोई इलीगल फंड्स लिए, इलीगल फंड्स को आपने छुपा लिया ताकि आपको कोई पकड़े ना। तो दिस इज ऑल्सो नॉट, डेनिस इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि डेनिस के पास फंड्स नहीं आए। फंड्स किसके पास गए? फंड्स गए कंपनी जिस बंदे ने बनाई थी उस बंदे के पास फंड्स गए। डेनिस इज नॉट इन्वॉल्व इन टेकिंग द फंड्स। डेनिस इज ओनली ओनली इन्वॉल्व कि उसको इस बात के बारे में पता है कि ये इलीगल सोर्सेज से कंपनी बनाई गई है। अच्छा, ऑप्शन डी क्या कहता है? मतलब ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या कहता है? फेलियर टू डिस्क्लोज नॉलेज और सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यस भाई, डेनिस इस चीज में इन्वॉल्व है। डेनिस इज इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज डेनिस को इसके बारे में पता है कि मैं एक अकाउंट्स मैनेजर हूं, मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, ये एक लेजिटिमेट बिजनेस कर रही है, लेकिन जिस प्रोसीड से ये कंपनी बनाएगी दोज वर इलीगल। तो मेरे पास ऑप्शन करेक्ट बनता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर इससे हम लोग आगे हैं, अब यही सारी बातें इधर एग्जामिनर रिपोर्ट में नीचे भी लिखी गई हैं, अगर इससे हम लोग आगे मूव करें तो एग्जाम्पल नंबर 4 कहती है लर्निंग एक्टिविटीज आर समटाइम्स कैटेगराइज्ड एज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर थोड़ा सा रीकैप दूं तो हम लोग लर्निंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में पढ़ते थे। चैप्टर नंबर आई थिंक 20 के राउंड अबाउट एक चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे, और इस चैप्टर में हम लोगों ने, मैंने आपको अपने नोट्स के अंदर पूरी एक चीज, पूरी एक बना के दी थी। रुके मैं आपको दिखाता हूँ। अब दीज आर द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 22, जो कैप्लन के हिसाब से मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हुए टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब इन नोट्स के अंदर मैंने आपको बताया है एज बिफोर कि ये वो नोट्स हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है विद द एमसीक्यूज। अगर आपको इनके ऊपर ग्रिप है तो आपको हर किस्म का एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो। खैर, अगर हम लोग यहाँ पे नीचे मूव करें तो यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट दिया था, अब डिफरेंस बताया हुआ है बिटवीन एजुकेशन
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन तीनों के दरमियान में। अब एजुकेशन क्या चीज होती थी? जो कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस, जहां पे बेसिक चीजें हम लोग सीखते थे और इसके आखिर में एक एग्जाम होता है, दैट इज नोन एज एजुकेशन। अ जनरल इंस्ट्रक्शन, पर्सनल एंड ब्रॉडली बेस्ड, कि आपके लिए पढ़ाया जा रहा होता है। और ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन ओनली बी असेस्ड व्हेन द लर्नर मूव्स टू फ्यूचर जॉब्स। के क्वालिटी कैसे मिली आपको एजुकेशन की, ये सिर्फ आप तब देख सकते हो जब आप कल को जाके जॉब करोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या जो आपने सीखा था वो ठीक सीखा था या नहीं ठीक सीखा था। जैसे कि आप क्लास नंबर 1 2 3 4 में जो प्लस माइनस करना सीखते हो, आपको पता लगता है आपको ठीक से आता है जब आप सेकंड ईयर में पहुंचते हो, फर्स्ट ग्रेड पढ़ते हो, सेकंड ग्रेड पढ़ते हो, फिर जब आप बैचलर्स कर रहे होते हो तो वही इन्फॉर्मेशन आपकी यूटिलाइज हो रही होती है। फिर फ्यूचर में जब आप जॉब पे जाते हो, बैचलर्स में जो आपने पढ़ा है वही चीज़ यूटिलाइज हो रही है। मतलब आपको कब पता चलता है कि आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, फर्स्ट ग्रूमिंग अच्छी हुई है या नहीं हुई? जब आप फिजिकली जाके उस चीज़ को यूज करते हो। ट्रेनिंग क्या चीज होती है? ट्रेनिंग इज समथिंग जो कि प्लान्ड होती है। एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से आपको सिखाया जाता है काम। मेरे पास एक एम्प्लॉय है, मैं उसको ट्रिप ट्रेनिंग कराऊंगा, दिस वुड मीन कि मैं उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूं। और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई एग्जाम भी हो, लेकिन इट इज नॉट 100% गारंटी कि वहां पे कोई एग्जाम होगा या नहीं होगा। दिस इज नोन एज ट्रेनिंग। अब इसकी खास चीजें क्या थी? कि एक प्लान प्रोसेस होगा, ये इंप्रूव करेगा जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा ये। और ये जॉब ओरिएंटेड होता है। मतलब ट्रेनिंग के बारे में आप उसी वक्त पता लगा सकते हो कि कैसी क्वालिटी की ट्रेनिंग आपको मिली, बिकॉज ये कोई एजुकेशन नहीं है कि कल को जाके आपको पता चलेगा कि हाउ बेटर आर यू एट डूइंग योर जॉब। ये आपको उसी वक्त पता चल जाता है। एजुकेशन को छोड़ दो, ट्रेनिंग का आपको उसी वक्त पता चलता है जिस वक्त आपने ट्रेनिंग ली, जाके दोबारा काम शुरू कर किया। और अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, दिस मीन्स कि यू हैव ट्रेन्ड वेरी वेल। आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। डेवलपमेंट क्या होती थी? डेवलपमेंट वो चीज होती थी जहां पे बंदा खुद, वो एम्प्लॉय, आप उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, आप उसको कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन वो बंदा खुद से सीख रहा है किसी तरीके से। ठीक है? द ग्रोथ और रियलाइजेशन ऑफ अ पर्सन एबिलिटी एंड पोटेंशियल थ्रू कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लर्निंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। कि आप जैसे जैसे एजुकेशन ले रहे हो एंड यू आर डूइंग ट्रेनिंग्स, इसके साथ साथ आप कुछ और भी सीख रहे हो। आपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ानी है, लीडरशिप स्किल्स कैसे बढ़ानी है, मैनेजमेंट स्किल्स कैसे बढ़ानी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे बढ़ानी है, अच्छी करनी है। ये सब कुछ आपको सिखाया नहीं जाता। यू डेवलप दी स्किल्स इन योरसेल्फ। डेवलपमेंट क्या होती है? कि खुद से कुछ सीखना, कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, रेदर देन टेकिंग अ ट्रेनिंग और एजुकेशन। ठीक है? अब अगर हम लोग आए एग्जामिनर रिपोर्ट की तरफ, तो एग्जामिनर रिपोर्ट में क्वेश्चन यही है कि उसने डिफरेंट, 1 2 3 एंड नंबर 4, चार उसने हमें दिए हुए हैं यहाँ पे सिनेरियोस, और वो पूछ रहे हैं इज दिस एजुकेशन और इज दिस ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट, इसके बारे में बताना है। अच्छा, अगर हम लोग सबसे पहले वाले की तरफ अगर इस वक्त आ जाएं, तो वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि एज ए न्यूली अपॉइंटेड टीम लीडर। अच्छा, संजय को हम लोगों ने टीम लीडर बना दिया है। ठीक है, वो न्यूली अपॉइंटेड एक नया टीम लीडर है। संजय इज अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट टू इंक्रीज हिज अवेयरनेस ऑफ लीडरशिप स्किल्स। भाई, जिस चीज में वो भी न्यूली अपॉइंट हुए, उसी चीज से जाके वो सीखने लगे, उसी चीज के लिए जाके वो कुछ ना कुछ नया सीखने लगे। अब इस बात का क्या मतलब है? चाहे वो 2 डे इवेंट हो या चाहे वो एक आपका प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच हो, लेकिन जो काम उसने अपनी जॉब पे करने हैं, उसी चीज के लिए जाके वो कुछ नई चीज सीखने लगे। हम लोग एजुकेशन में पढ़ते थे कि उस वक्त हम लोग यहाँ पे हम लोग एक ओवरऑल जेनेरिक चीजें सीख रहे होते, कुछ टू द पॉइंट बात नहीं सीख रहे होते। भाई, संजय इस वक्त जो भी सीखने लगा है वो सिर्फ इसलिए सीख रहा है कि वो अपनी जॉब पे वो एक लीडर बने, लीडरशिप स्किल्स जाके सीखने लगे। तो वो जो कुछ भी सीख रहा है, डायरेक्टली उसका परफॉर्मेंस, डायरेक्टली उस संजय की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी अपनी जॉब पे एज अ लीडर। तो ये एजुकेशन तो ना हुआ, बिकॉज एजुकेशन किस चीज के लिए होती थी? एजुकेशन होती थी आप जेनेरिक ओवरऑल एक ग्रुप ऑफ चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट भी लॉन्ग टर्म होता था, इनिशियली उसी वक्त इंपैक्ट नहीं आता था। यहां पे अगर संजय की बात करें, तो संजय ने चीज को सीखा, संजय ने लीडरशिप स्किल सीखी, और वापस जाके जब वो अपनी जॉब पे जाएगा एज ए लीडर, वहां पे वो क्या अच्छा लीडर बन जाएगा। तो और एट दैट सेम टाइम उसकी जॉब की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग यही पढ़ते थे ना कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है, तो ये भी कोई ठीक करेक्ट नहीं है। तो ठीक ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ट्रेनिंग है। कि संजय ट्रेनिंग एक लीडर बना, उसने जाके लीडरशिप स्किल सीखी, और वापस जाके वो अपना एज अ लीडर जब काम करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। यही तो हम लोग पढ़ते थे ट्रेनिंग के अंदर, कि आप जॉब के लिए कुछ सीखते हो और आपकी परफॉर्मेंस उसी वक्त बेहतर हो जाती है जॉब में। सो दिस इज नोन एज ट्रेनिंग। ठीक है?
अच्छा, इसी इसी से अगले सिनेरियो के अगर हम लोग ऊपर आएँ तो वो क्या कहते हैं, तानिया वर्क्स अब्रॉड, शी इज़ लर्निंग द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू डू हर जॉब बेटर एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हर स्किल्स विल बी असेस्ड बाय एग्जामिनेशन एंड अ सर्टिफिकेट अवॉर्डेड। भाई बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादातर जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा होता है तो हमने एक सिचुएशन तो पढ़ी हुई है ना कि एग्ज़ाम जब भी एट द एंड हो रहा होगा तो वो डेवलपमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे तो डेवलपमेंट ज़ीरो हो गया। डेवलपमेंट को तो हमने टिक ही नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे मसला है ट्रेनिंग हो रही है या फिर एजुकेशन हो रही है। हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये यहाँ पे अपने जॉब को अच्छा करने के लिए क्या करिए, न्यू लैंग्वेज सीख लिया तान्या। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, क्या न्यू लैंग्वेज सीखने के बाद वो अपने जॉब पे बेटर परफ़ॉर्म कर सकेगी? क्या न्यू लैंग्वेज सीखने के बाद वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेगी? क्या इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा कि उसकी परफ़ॉर्मेंस एकदम अच्छी हो जाएगी? अगर वो सेल्स मैनेजर है, तो वो ज़्यादा सेल्स करने लगेगी। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि यार अगर वो एक नई लैंग्वेज सीख रही है, कस्टमर्स के साथ बोलने में आसानी होगी, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही है, ये क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब के ऊपर आ रहा है। लेकिन दिस इज़ मोर लिंक्ड टुवर्ड्स किस चीज़ के साथ? आपकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है। कल को आपको इसका फ़ायदा होगा अपने सीनियर के साथ डील करते हुए, मैनेजर के साथ, कस्टमर के साथ। ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा। आहिस्ता-आहिस्ता खुद को इम्प्रूव करोगे आप। एंड एट द सेम टाइम, एट द एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्ज़ाम भी हो रहा है। जब एग्ज़ाम हो रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं 99% केसेस के अंदर एग्ज़ाम हमेशा किस चीज़ में? एजुकेशन में। तो आँखें बंद करके इधर टिक लगा दो, ठीक है? अच्छा, अगर डिटेल में भी जाएँ तो आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ रहा है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है। जॉब आपकी बेहतर हो रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में हो रही है। तो ये भी अगेन एजुकेशन है, ट्रेनिंग नहीं है फिर ये। अच्छा, इससे आगे, Veronic is an experienced manager. She has been selected to attend a management program at a prestigious business school. The program is open to those with high potential for career advancement. There is no examination. अच्छा भाई, अगर एग्जामिनेशन नहीं होती तो मतलब वो एजुकेशन भी नहीं होती, वो तो हो गया क्रॉस। रह गई पीछे ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट। ये एक क्वेश्चन है। इस चीज के बारे में नहीं समझ आएगी हमें। अब इसको जरा गौर से पढ़ते हैं। वेरोनिक एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है। उसको सेलेक्ट किया गया है कि वो मैनेजमेंट प्रोग्राम अटेंड करे एक बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल में। उस पे लाजमी इस चीज को नहीं किया गया कि उसने ये प्रोग्राम अटेंड करना है। शी हैज हर ऑन विल एंड ऑन चॉइस टू अटेंड या फिर ना अटेंड करे, उसको सिर्फ सेलेक्ट किया गया। और डेवलपमेंट कौन करता है? डेवलपमेंट किस तरह से होती थी? अपनी मर्जी से होती थी। ट्रेनिंग आपको करना जरूरी होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो अपनी मर्जी से होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डेवलपमेंट है, बिकॉज तानिया की, सॉरी, वेरोनिक की मर्जी है वो अटेम्प्ट करे, वो अटेंड करे इसको या फिर ना करे। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेनिंग अगेन जीरो हो गया यहाँ पे। इससे आगे, वायस इज अ टेलर इन अ फॉरेन एक्सचेंज ब्यूरो। अच्छा, एक टेलर, टेलर कौन होता है? टेलर वो होता है एक एक्सचेंज ब्यूरो के अंदर या किसी भी कंपनी में। टेलर कौन होता है? जो कि फ्रंट डेस्क पे बैठ के कस्टमर्स के छोटे मोटे काम करके दे रहे होते हैं। जैसे बैंक टेलर जो होता है उसका क्या काम होता है? कैश, आप बिल पे कर रहे हो तो जाओगे बैंक टेलर के पास, कैश निकलवाना है जाओगे बैंक टेलर के पास, ठीक है? इस ये होता है टेलर जो नॉर्मल एक फॉरेन एक्सचेंज ब्यूरो में। जब आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जाके पाउंड्स खरीदते हो, F1 की फीस जमा कराने के लिए जिस बंदे से करवाते हो, जो जो बंदा फ्रंट डेस्क पे बैठ के आपको यहाँ पे बैठा हुआ होता है और आपको पीकेआर की जगह या फिर इंडियन रुपीस की जगह आईएनआर की जगह या फिर सॉरी आईडीआर होता है, फिर उसकी जगह आपके धर्म्स की जगह डीआरएच की जगह पे आपको जो पाउंड्स दे रहा होता है, ही इज नोन एज टेलर। अब उसने कौन सा कोर्स लिया? एंड इज लर्निंग अबाउट न्यू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन विच रिक्वायर्स हिम टू पास अ मल्टीपल चॉइस असेसमेंट। यानी एट द एंड ऑफ दिस न्यू कोर्स वो एक एमसीक्यू टेस्ट देगा, यानी कि एक एग्जाम देगा। और एग्जाम डेवलपमेंट में नहीं होता। अब एग्जाम के बारे में हमें पता है ज्यादातर वो किधर होता है? ज्यादातर वो इधर होता है, एजुकेशन के अंदर होता है। अभी मैं टिक नहीं लगा रहा, सिर्फ मैंने एज्यूम की ये चीज। ये ट्रेनिंग भी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किस चीज की है? एक टेलर जो आपको सिर्फ पैसे एक्सचेंज करके देता है, उसका क्या काम कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सीखे? वो अपनी मर्जी से कुछ सीख रहा है, ये चीज उसको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी ना। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की लेजिस्लेशन सीनियर बंदों का काम है सीखना, एक मैनेजर का काम है, एक डायरेक्टर का काम है, ताकि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो वो एकदम से जंप इन करे, ऑपरेशंस को रोक दे, ठीक है, या रिपोर्ट कर दे टू द राइट पर्सन। अब इसका टेलर का क्या काम मनी लॉन्ड्रिंग का? वो तो अपनी मर्जी से एक चीज को सीख रहा है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू नहीं सीख रहा, एक प्लान अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए नहीं सीख रहा। जैसे संजय यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के एक लीडर बना था और लीडरशिप बेहतर करने के लिए लीडरशिप स्किल्स उसने सीखे थे। यहाँ पे यही जो बंदा है, वायस जो है, वो जाके इसलिए नहीं सीख रहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे, वो अपनी मर्जी से एक कोर्स को सीख रहा है। तो दिस इज नॉट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर आप एक कोर्स अपनी जॉब को इंप्रूव करने के लिए सीखते हो, अपनी परफॉर्मेंस जॉब के अंदर इंप्रूव करने के लिए सीखते हो। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सीख रहे हो। सो दिस इज एन एजुकेशन, ठीक है?
अगर इसी से आगे आया जाए अब, तो जो हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, उस पर मूव करते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल नंबर 5 है, which two of the following are direct benefits of using information technology as means of improving personal effectiveness? आपको याद है चैप्टर नंबर, लेट मी टेल यू गाइस, थोड़ा सा रिमाइंड करवाने दें। दिस इज चैप्टर नंबर 24। यस, चैप्टर नंबर 24 के अंदर हम लोग पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क का जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए थे, उसके अंदर अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पे राइट हेयर, राइट है, ये देखो। इसमें पूछा है उसने, क्वेश्चन क्या पूछा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, कोई दो ऐसे बेनिफिट्स बताने हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर यूज करो तो मेरी पर्सनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं ईमेल यूज करता हूं इन द पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क में। जब हम लोगों ने आईटी को बात करी थी कि आईटी किस तरह से हेल्प आउट करती है, तो वी हैव रेड इट कि ईमेल से आप हेल्प ले सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज होता है, इंट्रानेट्स होते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन होती है, होमवर्क होती है। इस सब कुछ से एक चीज तो मुझे नजर आ रही है कि मेरा काम बड़ा जल्दी होगा। इससे पहले जब मैंने ईमेल नहीं भेजनी होती थी, मैं अपना लेटर भेजता था। आई यूज टू सेंड अ लेटर, और वो लेटर 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर मेरे कस्टमर या किसी भी बंदे तक वो डिलीवर होता था। आज मैं वही चीज 15 सेकंड्स के अंदर मेल के थ्रू कर सकता हूँ। इससे पहले मुझे ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी मीटिंग्स के लिए, बट नाउ आई कैन डू इट फ्रॉम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ईडीआई होती थी, डाटा भेजना होता था, तो अब पहले आप प्रिंटिंग करते थे, रिकॉर्ड्स की अप्रूवल कराते थे सीनियर इंडिविजुअल से, और उसके बाद उसको कस्टमर तक भेजते थे। नाउ यू कैन डायरेक्टली डू इट बाय ईडीआई, आपको प्रिंट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इंट्रानेट क्या चीज थी, एक जगह आप अगर अपने कंट्री, अपने लोकेशन से बाहर भी हो, कहीं दूर हो, तो यू कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट विद फॉर द कंपनी इंटरनेट के थ्रू। ऑफिस ऑटोमेशन होती थी, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हो गए, जिसमें आप काफी ज्यादा काम कम टाइम में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि मैं अपना हाई, ज्यादा काम कम टाइम में कर सकता हूँ अब। ठीक है, आई कैन डू माई वर्क मोर क्विकली। इस तरह का कोई ऑप्शन है यहाँ पे, विच मिनिमाइजिंग द वर्क रूटीन, परफॉर्मिंग रूटीन टास्क मोर क्विकली। यस, रूटीन में जो काम करना होता है, ईमेल भेजना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, पहले लेटर्स भेजना पड़ते थे, कम्युनिकेशन स्पीड अप हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, जो कुछ अभी मैंने आपको पढ़ाया, इस ये सारे क्या थे, दीज वर माई रूटीन टास्क। ये तो मैं नॉर्मली भी करता था जब आईटी नहीं था बीच में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इसकी वजह से मेरा काम बड़ा जल्दी होता है ऑफिस में। तो ऑप्शन बी, यस, इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ए को जरा छोड़ते हैं, सी के ऊपर आते हैं। सी में उसने लिखा है, दिस इज एन एडवांटेज प्रायोरिटाइजिंग टास्क। ये एक एडवांटेज होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। भाई एक बात जरा आप सुने, अगर इन्हीं नोट्स पे आप ऊपर आए जरा, राइट 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 हेयर, यहां पे मैंने आपको ये फ्रेमवर्क दिया था कि एक चीज आपने याद रखनी है, दैट ये प्रायोरिटाइज करना, कौन सा काम, अगर आपको एक मैनेजर इफ टेलिंग यू टू डू सम वर्क, टू प्रिपेयर समथिंग, एंड उसको वो चीज भेजनी, क्या वो आपने अभी करना है या बाद में करना है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप उसको जज करते थे, एंड यू यूज टू डू दिस वर्क। ऐसा ही था। तो ये आप खुद से जज करते हो कि व्हाट वर्क डू यू हैव टू डू राइट नाउ एंड व्हाट वर्क डू यू हैव टू डू लेटर ऑन। ये आईटी आपको नहीं इस चीज में हेल्प करा के देता। आपको कंप्यूटर आपका नहीं बता सकता कि आपको क्या काम किस वक्त करना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, तो प्रायोरिटाइजिंग वर्क इज नॉट द एडवांटेज ऑफ आईटी देन। तो ये तो ऑप्शन ना हुआ मेरे पास, इसको मैंने गलत कर दिया। अब ऑप्शन डी रह गया, एलिमिनेटिंग इनपुट एरर्स। मुझे एक चीज बताएं, अगर मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, कंप्यूटर यूज करते हुए आई हैव एक्सेल, अब या छोड़ो, बल्कि एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। इफ आई एम प्लेइंग अ गेम ऑन अ कंप्यूटर, और अगर मैं एक गाड़ियों की रेसिंग वाली गेम खेल रहा हूं, तो मैं वो रेस अगर हार जाता हूं, रेसिंग गेम खेल रहा हूं और मैं कीज यूज करता हूं ना गाड़ियां चलाने के लिए, लाइक दिस, इस तरह से, ये कीज है भाई, बैकवर्ड कीज है, इधर की कीज होती है, इधर की कीज होती है, मैं ये यूज करता हूँ। अब अगर मुझे कीज ही इस्तेमाल नहीं करनी आती, और वो वहां पे आईटी इन्वॉल्व है, वहां पे मुझे आईटी भी हेल्प कर सकती है, कुछ असिस्टेंस मैंने ली हुई है कि यार मुझे हेल्प करो क्या, ताकि मैं गेम जीतूं, लेकिन अगर मैं ये कीज ही नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो क्या मुझे वो गेम जितवा सकेगी? क्या वो रेस में जीत सकूंगा? क्या उस गेम को मैं जीत सकूंगा? ऑब्वियसली नो। तो इनपुट मतलब द थिंग्स दैट यू आर इनपुटिंग इनटू द सिस्टम। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ पे आ जाओ तो एक्सेल यूज कर रहा हूँ, एक्सेल में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हर किस्म की ट्रांजेक्शन। अब एक्सेल में, एक्सेल इज एन आईटी सिस्टम राइट, वो एक कंप्यूटर सिस्टम है, मुझे हेल्प आउट करता है ताकि मैं जल्दी से जल्दी काम कर सकूं, फास्ट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करूं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर $1,000 की जगह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 15,000,
तो क्या ये मेरी गलती है? आईटी इसको ठीक करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। एक्सेल इसको ठीक नहीं करेगा, कंप्यूटर इसको ठीक नहीं करेगा। तो एलिमिनेटिंग द इनपुट एरर्स, वो चीजें जो मेरे कंट्रोल में, वो चीजें जो मैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता हूं, वो तो आईटी नहीं ठीक कर सकता। वो दैट इज नॉट एन एडवांटेज। ठीक है। एडवांटेज नंबर ए, आखिरी ऑप्शन रह जाता है, वो क्या कहते हैं? मिनिमाइजिंग रूटीन वर्क। कि वो काम जो कि हो सकता है, कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो कि आईटी खुद से करके दे दे, जैसे चैट जीपीटी है, यू कैन आस्क देम, आस्क इट अबाउट एनीथिंग, वो आपको ठीक तरीके से गाइडेंस दे देगा। यू कैन डू दैट वर्क। ठीक है। इसी तरह से होम वर्किंग आप कर रहे हो, रिमोट वर्किंग, रूटीन का काम, ऑफिस आना जाना, रूटीन का काम आपका कम हो गया, आपने मिनिमाइज कर दिया अपने रूटीन के काम को। इस तरह से आपने, हो सकता है कुछ ऑटोमेटेड चीजें रखी हुई हो, भाई एक्सेल हर सुबह रोज जो है मुझे एक एक रिमाइंडर दे दे कि मेरा ये काम रहता है, आप वो काम कर लोगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑफिस आपके अक्सर प्लस माइनस खुद से करके दे देता है। एक्सेल में जाओगे, जब इस एक्सेल इस्तेमाल करना सीखोगे, बल्कि आपने सीखा होगा MA2 एंड MA1 के अंदर, तो उस केस के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई प्लस माइनस जो होता है वो एक्सेल आपको खुद से करके दे सकता है, आपको कैलकुलेटर पे नहीं करना पड़ता। रूटीन काम आपका कम हो गया। इसी तरह से ये रूटीन का जो काम होता है वो आपका कौन कम करके देता है? यस, दिस इज एन एडवांटेज देन ऑफ द आईटी, के वो आपका रूटीन का काम भी कम करके दे रहे होते, तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है विच इज रेलिवेंट विद दिस एग्जामिनर्स रिपोर्ट, और इसमें हम लोगों ने बहुत आसान सा उसने क्वेश्चन हम लोगों को दिया, और इट इज नॉट दैट मच ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिफ्लेक्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इन द IFAC IASB कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इतने मुश्किल अल्फाजों की तरफ जाएं, व्हाट इज IFAC IESBA, इसकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर इस तरह के सवाल जरूर पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स? हम लोगों ने एक मेमोनिक पढ़ा था, आई कॉप स्क्वायर। I stands for integrity, C stands for confidentiality, O stands for objectivity, and first P दो दफे P स्क्वायर है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और आखिरी P स्टैंड करता है प्रोफेशनल बिहेवियर से। ठीक है। ये हमारे क्या थे? फंडामेंटल, या फिर कोड ऑफ एथिक्स के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते थे। अब यहां पे जो उसने बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस रिफ्लेक्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, के यहाँ पे जो नीचे तीन ऑप्शंस दिए गए, इन तीनों में से प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का क्या मतलब? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर से लिंक्ड है? देखिए, इंटेग्रिटी का मतलब होता था बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। आप कोई दो नंबरी नहीं कर रहे, यू आर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन एवरीथिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता था आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और बंदे को नहीं दोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता था बीइंग डू नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ताकि आपका किसी भी किस्म का डिसीजन प्रोफेशनल जो था वो चेंज हो जाए। न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना, ऑब्जेक्टिविटी आपको ये कहती थी। प्रोफेशनल बिहेवियर कहता था कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से आपका जो प्रोफेशन है वो डिस्क्रेडिट हो। एज एन अकाउंटेंट, एज एन ACCA मेंबर, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना भाई जिसकी वजह से ACCA का नाम जो है वो खराब हो। अच्छा, व्हाट वाज द फाइनल थिंग? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कहता था कि व्हाट वाज, अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कहती थी कि भाई आपने सबसे पहले एक्वायर करनी है नॉलेज, यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज, और उसके बाद उसको मेंटेन करना है, यानी अप टू डेटेड रखना है उसको, नॉलेज को, नई नई चीजें सीखनी है, जो चीजें नई आ रही हैं, स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, F1 की बुक्स के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं तो उनको याद करो जो चेंजेस आ रही हैं। सिर्फ ये नहीं कि पेपर पास कर लिया तो दैट्स इट। ये हमें क्या कहता था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कहता था। एंड ड्यू केयर क्या चीज होती थी? कि जो भी काम करो उसको केयर के साथ करो, अप्रोप्रिएट लोगों को काम दो, जिनका एक्सपीरियंस हो, जिनकी ट्रेनिंग हुई भी हो, जिनको काम करना आता हो, उन्हें काम दो करने के लिए। अब नीचे ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं इंश्योरिंग ऑल स्टाफ अटेंड प्रोफेशनल अपडेट ट्रेनिंग। यस, ये मैं मेंटेन करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को दे सकता हूँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को मेंटेन करने के लिए मैं कर सकता हूँ, ट्रेनिंग करा रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज की ताकि उनके पास अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल ठीक है, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के अंदर आता है, क्योंकि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का हमने पढ़ा, दिस इज लिंक्ड विद एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग नॉलेज। तो ट्रेनिंग के अंदर मैं नॉलेज तो ले रहा हूं ताकि मैं अप टू डेटेड रहूं, मेरी स्किल्स अप टू डेटेड रहें, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दूसरा कहता है कीपिंग द ड्यू क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी व्हेन आस्क्ड टू रिवील क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, कि आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो या उनकी उस कंपनी की डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो और उस कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करके देते हो आप, तो भाई जो अगर कोई आपसे पूछे ना मुझे इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताओ, और आपने नहीं बताया, तो आपने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया? कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, नॉट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये कॉन्फिडेंशियलिटी से लिंक्ड है, द C, नॉट द फाइनल P, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर।
अच्छा, इससे आगे ensuring that only duly qualified staff work on projects. यस, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने ड्यू केयर के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को काम देना है जिनका एक्सपीरियंस हो, जो क्वालिफाइड हो, जिनको काम करना आता हो। तो ऑप्शन 3 में वो क्या कह रहे हैं? ensuring that only duly qualified staff work on the projects. वो लोग काम करें जिनको काम करना आता हो, जो क्वालिफाइड हो। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। नॉट द बी, द सी पार्ट यहाँ पे ये रहा। ऑलराइट, ये आपका था एग्जामिनर की रिपोर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि एसीसीए का एग्जाम एफपीटी अटेम्प्ट करेंगे, ताकि इससे आपको बड़ा कुछ समझने को आता है। ठीक है, थैंक यू ऑल सो मच। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क अस एट एनी टाइम। एंड इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इसके अंदर से। अपना ख्याल रखें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क। टेक केयर, बाय बाय।